हेलो बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर आप क्लास 11th में भी पढ़ के आए हैं और हम 12th में भी इसका रिवीजन टूर के नाम से कंट्रोल स्ट्रक्चर रिवीजन टूर 3rd। तो हम यहाँ फिर से कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम डिसीजन स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं, डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं और कंट्रोल स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं, राइट। अब इन तीनों चीज़ों में बात एक ही है, बस इनके नाम अलग अलग है थोड़ा सा। कभी डिसीजन स्ट्रक्चर के नाम से क्वेश्चन आ जाता है, कभी कंट्रोल स्ट्रक्चर के नाम से क्वेश्चन आ जाता है ना। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये स्ट्रक्चर्स किसी भी लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। अभी हम जावा पढ़ रहे हैं तो हम जावा के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस में ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। मेनली इन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का काम क्या होता है? कंप्यूटर की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंट्रोल स्ट्रक्चर होते ही हैं। हर लैंग्वेज के अपने अपने तरीके से इनको लगाने का तरीका होता है, इनका सिंटेक्स होता है, इनका फ्लो चार्ट होता है ना। बट हर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर या कंट्रोल स्टेटमेंट्स प्रोग्रामिंग भाषा में प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ये स्टेटमेंट या ये स्ट्रक्चर्स का उपयोग किया जाता है ना। उनके कंट्रोल को फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आप सभी ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रोग्राम्स जो एग्जीक्यूट होते हैं, है ना, प्रोग्राम एग्जीक्यूट, जब प्रोग्राम लिख दिया जाता है उसके बाद उसको रन किया जाता है, डैट मीन्स प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। और प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होते हैं तो हमेशा वो टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक, टॉप टू बॉटम मतलब पहले सबसे पहले लिखा हुआ स्टेटमेंट रन होगा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद जस्ट उसके बाद जो लिखा है वो, ऐसे टॉप टू बॉटम फ्लो में वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो इस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम अपनी प्रोग्रामिंग में ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, आइए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी डिसीजन स्ट्रक्चर्स की। डिसीजन स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जहां हमें कभी किसी कंडीशन को इवैल्यूएट करना रहता है। जब हमारे पास एक या दो कंडीशन है, उनके आउटपुट पे हमारा नेक्स्ट आगे का आउटपुट डिपेंड करता है, तब हम इन डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Decision making structures have one or more conditions to be evaluated or tested by the program, along with a statement or statements that are to be executed if the condition is determined to be true, and optionally other statement to be executed if the condition is determined to be false. Decision making structure जब यूज़ किए जाते हैं जब हमें एक या एक से अधिक कंडीशंस को इवेलुएट करना हो, टेस्ट करना हो। यदि हमारी एक कंडीशन ट्रू होती है तो हम कोई और स्टेटमेंट को रन करना चाहते हैं। यदि हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हम दूसरे स्टेटमेंट को रन करना चाहते हैं। जब ऐसी स्थिति हमारे सामने प्रोग्रामिंग में आती है तब हम इन डिसीजन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं। हिंदी में हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। निर्णय लेने की संरचनाओं में एक या एक से अधिक परिस्थितियों का मूल्यांकन या कार्यक्रम द्वारा परीक्षण किया जाता है। इस बयान या बयान के साथ जो निष्पादित किया जाना है, यदि स्थिति सच है और वैकल्पिक रूप से यदि स्थिति निर्धारित की जाती है तो निष्पादित किए जाने वाले अन्य बयान झूठा नहीं होना है। डिसीजन स्ट्रक्चर्स का यूज़ मेनली कंडीशन को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। हम इसको एक सिंपल से फ्लो चार्ट से समझते हैं। ये हमारा सिंपल डिसीजन स्ट्रक्चर का फ्लो चार्ट है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमने कंडीशन को टेस्ट किया। सपोज़ मैंने कंडीशन दी ए बड़ा है बी से, ये हमारी कंडीशन है। यहाँ पे ए की भी कुछ वैल्यू होगी, बी की भी कुछ वैल्यू होगी। ए और बी हमारे वेरिएबल्स हैं। अब ए यदि बी से बड़ा है मतलब कि ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, और यदि कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा ये एग्जीक्यूट होगा, मतलब जो हमने कंडीशन के नीचे कोड दिया है वो एग्जीक्यूट होगा। और यदि हमारा ए बी से बड़ा नहीं है, छोटा है, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई।
और हमारी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होके हम बाहर चले जाएंगे। ये कहलाता है सिंपल डिसीजन स्ट्रक्चर। यहाँ हमने डिसीजन क्या लिया, हमारे पास एक कंडीशन थी, क्या ए बी से बड़ा है, ये हमारी कंडीशन है। इस कंडीशन को टेस्ट करने पे या तो ये कंडीशन सही है या गलत है, तो दो कंडीशंस बनती हैं हमारी इस कंडीशन को जज करने पे कि या तो ये ट्रू है या ये फॉल्स है। तो इन दो के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है, यदि ये सही है तो ये काम करना है और गलत है तो हमें यहाँ से बाहर जाना है। तो इस तरीके की स्थिति जब हमारी प्रोग्रामिंग में बनती है तब हम इन डिसीजन स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं। ठीक, अब हम देखें कि हमें जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने प्रकार के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा इफ़ स्टेटमेंट। एन इफ़ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ अ बूलियन एक्सप्रेशन फॉलोड बाय वन और मोर स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट में हम एक बूलियन एक्सप्रेशन लेते हैं और उसके बाद हमारे पास एक या दो स्टेटमेंट्स उसके नीचे रहते हैं जो रन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट। An if-else statement can be followed by an optional else statement which executed when the boolean expression is false. यहाँ पे हमारे पास एक ही कंडीशन रहती है कि यदि ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स है तो हम सीधे बाहर चले जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक और एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाती है कि यदि ट्रू है तो एक पार्ट एग्जीक्यूट होना है और यदि फॉल्स है तो दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट होना है, जो एल्स स्टेटमेंट के बाद लिखा रहता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर का नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। यू कैन यूज वन इफ और एल्स स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ और एल्स स्टेटमेंट। हम एक इफ स्टेटमेंट के अंदर यदि दूसरा इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं दैट इज नोन एज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। और फोर्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट। अ स्विच स्टेटमेंट अलाउ अ वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्वलिटी अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हम अपनी पर्टिकुलर कंडीशन पे डायरेक्टली स्विच कर लेते हैं, दैट इज़ स्विच स्टेटमेंट। अब इन स्टेटमेंट्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इफ़ स्टेटमेंट। हमारी बुक में भी चैप्टर नंबर 9 में इतने ही प्रकार के स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट में हम क्या है पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ स्टेटमेंट इज द मोस्ट सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड टू डिसाइड वेदर अ सर्टेन स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड और नॉट। दैट इज इफ अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू देन अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज नॉट। हिंदी में हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम इसे डायग्राम से समझेंगे। यदि कथन सबसे सरल निर्णय लेने वाला कथन है ना, इफ स्टेटमेंट, इफ यानी यदि, इसका उपयोग यह तय करने के लिए किया जाता है कि किसी निश्चित कथन या स्टेटमेंट को निष्पादित किया जाएगा या नहीं। यानी यदि एक निश्चित स्थिति सत्य है तो स्टेटमेंट के एक ब्लॉक को निष्पादित किया जाता है या नहीं। मतलब ये कि ये सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसमें हम एक कंडीशन देंगे, यदि कंडीशन ट्रू है तो हमारा जो स्टेटमेंट दिया है कंडीशन के नीचे वो एग्जीक्यूट होगा, और यदि हमारी कंडीशन फॉल्स है तो हम सीधे बाहर आ जाएंगे, कोई भी कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम इसको सिंपल से एक डायग्राम से समझते हैं और इसका सिंटेक्स समझते हैं। इसका सिंटेक्स है इफ़ टेक्स्ट एक्सप्रेशन, यहाँ हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये हमने दिया स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। यदि कंडीशन ट्रू होगी तो ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे हैं इनको रन करेगा, और यदि स्टेटमेंट हमारा ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये फॉल्स है तो वो इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है इसके अंदर वो एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा ही नहीं, सीधे हमारा जो कंपाइलर है वो लास्ट में आ जाएगा, मतलब इस इफ़ स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा और उसके बाद वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। अच्छा, एक और चीज़ कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग का कोड हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, बट ये प्रोग्राम रन कैसे हो रहा है ये आपको नज़र नहीं आता है, कि आपके सामने कर्सर मूव करता नहीं दिखेगा कि ऐसे एग्जीक्यूट होता दिखाई देगा। ये हमारी प्रोसेस कंपाइलर करता है, हमें नज़र नहीं आता, बट एग्जीक्यूशन इसी तरीके से होता है, टॉप टू बॉटम प्रोग्राम का फ्लो इसी तरीके से चलता है, हमें डायरेक्ट ही विद इन अ सेकेंड्स इसका आउटपुट दिखाई दे जाता है ना।
तो ये आपको जो मैं आपको बोल रही हूँ कि कर्सर हमारा बाहर आ जाएगा ये इफ़ स्टेटमेंट में, ये स्टेटमेंट, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। आप जब प्रोग्राम रन करते हैं तो आपको ये स्क्रीन पे दिखाई नहीं देता है, ये कंपाइलर रन करके आपको आउटपुट देता है। ठीक, अब इस इफ स्टेटमेंट को हम डायग्राम से समझते हैं, दैट इज़ नोन एज फ्लो चार्ट। इसको फ्लो चार्ट भी बोलते हैं, इसको फ्लो डायग्राम भी बोलते हैं, ब्लॉक डायग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हमारा यहाँ से एक स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ, इफ़ स्टार्ट हुआ। ठीक, यहाँ हमने एक कंडीशन लिखी, कंडीशन लिखने के बाद हम उस कंडीशन को यहाँ पे टेस्ट करेंगे। टेस्ट हुई कंडीशन, यदि हमारी कंडीशन ट्रू है तो हम ये नीचे वाले कोड को एग्जीक्यूट करके हम यहाँ बाहर आ जाएंगे इस इफ़ स्टेटमेंट के, और यदि हमारी कंडीशन फॉल्स है तो हम सीधे इफ़ स्टेटमेंट के बाहर आ जाएंगे, फिर हम इस ट्रू वाले पार्ट में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये हमारा सिंपल इफ स्टेटमेंट था। आपको फ्लो चार्ट समझ में आया, आपको इसका फॉर्मूला समझ में आया, मतलब सिंटेक्स समझ में आया। ठीक है, अब हम इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से भी समझते हैं, दैट इज कोडिंग। ठीक है, यहाँ हमने एक इंटीजर लिया a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 30। इफ b इज ग्रेटर देन a, ये ग्रेटर देन ऑपरेटर हमने यूज़ किया। इफ b इज ग्रेटर देन a, यदि b a से बड़ा है तो b की वैल्यू क्या है 30, a की वैल्यू क्या है 20, b बड़ा है तो b बड़ा है तो ये क्या प्रिंट करेगा, जो हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन बी इज़ ग्रेटर, ये हमें आउटपुट क्या देगा, b इज़ ग्रेटर। ठीक है, और यदि b बड़ा नहीं होता तो हमें आउटपुट कुछ नहीं मिलता, इसके बाद जो लाइन लिखी होती उसके हिसाब से हमें आउटपुट मिलता, मतलब इस इफ स्टेटमेंट का आउटपुट हमें कुछ नहीं मिलता। यदि b बड़ा होगा तो ही वो प्रिंट करेगा b इज़ ग्रेटर, अदरवाइज हम इस इफ स्टेटमेंट के बाहर आ जाएंगे। समझ में आया ये सिंपल इफ स्टेटमेंट। अब हम इसके आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हम। The if statement along tell us that if a condition is true, it will execute a block of statements. If the condition is false, it would not. But what if we want to do something else if the condition is false? Here comes the else statement. We can use the else statement with if statement to execute a block of code when the condition is false. जैसा कि if statement में हमारी कंडीशन ट्रू है तो हम एक ब्लॉक ऑफ कोड को रन कर पा रहे हैं, फॉल्स है तो हम बाहर आ जाते हैं। बट इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमें एक और चॉइस दे देता है कि यदि हम कंडीशन ट्रू है तो एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, और हमारी कंडीशन फॉल्स है तो हम दूसरे कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। हाँ, ये हम इसकी डेफिनेशन हिंदी में देखते हैं। यदि केवल स्टेटमेंट हमें यह बताता है कि यदि कोई शर्त सही है तो यह स्टेटमेंट के ब्लॉक को निष्पादित करेगा, और यदि स्थिति गलत है तो यह नहीं होगा। लेकिन अगर हालत झूठी है तो हम कुछ और करना चाहते हैं। यहाँ एक और कथन आता है, यदि कथन गलत है तो हम स्टेटमेंट को कोड के ब्लॉक को निष्पादित करने के लिए अन्य स्टेटमेंट का उपयोग कर सकते हैं। हम इसको एक फ्लो चार्ट और सिंटेक्स से भी समझते हैं। सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स देखते हैं। इफ़ टेक्स्ट एक्सप्रेशन, यहाँ हमने कंडीशन दी, यहाँ हमारा कर्ली ब्रेस स्टार्ट हुआ, यहाँ हमने कुछ कोड लिखा, ये ब्रैकेट हमारा बंद हुआ, एल्स लिखा, फिर से ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, यहाँ हमने कोड लिखा और ये हमारा ब्रैकेट बंद हुआ। इफ़ स्टेटमेंट में हम कितना पढ़ रहे थे, इतना, ये नहीं पढ़ रहे थे, सिर्फ इतना था, इसको हटा दो, ये हटा दिया तो ये हमारा क्या बन गया, इफ़ स्टेटमेंट बन गया। ठीक है, यदि हमने इस वाले पार्ट को हटा दिया तो ये क्या बन गया बेटा हमारा, इफ़ स्टेटमेंट की केवल कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट, अदरवाइज बाहर। ठीक है, बट एल्स स्टेटमेंट में हमने क्या किया, एक एल्स पार्ट जोड़ा, और वहाँ पे जो कंडीशन दे दी वो कंडीशन कब हमारे रन होगी, जब हमारा जो कंडीशन है फॉल्स होगी तब। ओके, मतलब ये सिर्फ हमारी कंडीशन गलत होगी तब रन होगा। ठीक है, सही है तो यही पार्ट रन होगा। तो आपको इफ़ और इफ़ एल्स में अंतर क्लियर दिख रहा होगा, जैसा मैंने आपको बताया कि केवल ये एल्स पार्ट हटा दो तो ये इतना पार्ट हमारा इफ़ स्टेटमेंट ही है ना, और यदि हम इफ़ स्टेटमेंट में ये पार्ट जोड़ दें तो हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट बन जाता है। ये बेटा मैं इसलिए आपको इस तरीके से समझा रही हूँ ताकि आपको सिंटेक्स याद करने में दिक्कत ना हो,
कोई परेशानी ना हो और आपको दोनों स्टेटमेंट्स में अंतर क्लियर हो जाए कि क्या दोनों में अंतर क्या है। वहाँ हम एक ही ब्लॉक कोड को एग्जीक्यूट कर पा रहे थे, है ना, यहाँ पे हम दो कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ये डिफरेंस है। और इफ़ के साथ जो कंडीशन दे रहे हैं यहाँ हम एल्स के साथ भी कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है। अब इसका फ्लो चार्ट देखिए। स्टार्ट, यहाँ से हमारा इफ़ स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ, ये हमारी कंडीशन टेस्ट हुई, हमने कोई भी कंडीशन दी है वो टेस्ट होगी। यदि कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ये वाला ब्लॉक हमारा रन होके हम बाहर आ जाएंगे, और यदि हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला कोड रन होके हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अल्टीमेटली हम बाहर तो आएंगे इस स्टेटमेंट से, बट डिपेंड करता है कि ट्रू है तो ये ब्लॉक होगा और फॉल्स है तो ये ब्लॉक रन होगा, ठीक है। ये आपको फ्लो डायग्राम समझ में आए। आप 12th के स्टूडेंट्स जो नितिन के नायक की बुक से पढ़ते हैं, उस बुक में आपका फ़्लो चार्ट नहीं दिया हुआ है, तो आप सभी लोग इस फ़्लो चार्ट को अपनी कॉपी में बनाएं। और यदि एग्ज़ाम में आपसे इफ़ स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा जाता है, डिसीजन स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है, तो आप इसको फ़्लो चार्ट के द्वारा भी एक्सप्लेन करके आएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ये फ़्लो चार्ट्स आपकी बुक में नहीं है, तो आप चाहें तो इस वीडियो में से या इसकी मैं PDF सेंड करूँगी, उसमें से बना सकते हैं, ठीक है। बट इसको समझ लीजिए तो आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये आपको रटना पड़ेगा कि क्या कौन सा कोड एग्जीक्यूट होना है, कहाँ ट्रू लिखना है, कहाँ फॉल्स लिखना है, राइट। चलो हम इसको एक अच्छे से प्रोग्राम से समझते हैं। छोटा सा प्रोग्राम लिया है मैंने। इंट i इजिकल टू 10, ये हमने एक इंटीजर लिया जिसकी वैल्यू है हमारी 10। इफ़ i लेस देन 15, मतलब i 15 से छोटा है। अब i की वैल्यू क्या है 10, 10 क्या है 15 से छोटी है, तो यहाँ पे यदि 15 से छोटी है तो क्या प्रिंट करना है, i इज़ स्मॉलर देन 15। तो हमारा इसका आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि i की वैल्यू 10 है और 10 15 से छोटा है, तो हमारा आउटपुट तो यही आने वाला है कि i इज़ स्मॉलर देन 15, ठीक है। बट यदि i की वैल्यू यहाँ 20 होती, ठीक है, तो 20 स्मॉलर है 15 से, नहीं, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो ये हमारा एल्स के बाद वाली लाइन को प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट कर देगा, i इज़ ग्रेटर देन 15, ठीक है। तो यहाँ दो कंडीशन हो गई। इसी में ही यदि हम सिंपल इफ़ की बात करते तो ये प्रिंट हो जाता और ये पार्ट ही लिखना ही नहीं पड़ता हमें, है ना। बट हमने यहाँ एक और कंडीशन दे दी है जिसमें हमने लिखा है i इज़ ग्रेटर देन 15। तो हमारा आउटपुट यदि यहाँ i इज इक्वल टू 20 लेंगे तो यही आएगा कि i इज़ ग्रेटर देन 15। समझ में आया इफ़ एल्स स्टेटमेंट? ओके, नहीं आया हो तो आप स्कूल आके फिर से समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ का मतलब क्या होता है, नेस्टेड यानी एक के अंदर दूसरा इफ़ स्टेटमेंट। जब हम इफ़ स्टेटमेंट में एक के अंदर दूसरा इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ नोन एज नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। यहाँ पे हम नंबर ऑफ कंडीशंस दे सकते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ नेस्टेड इफ़ इज़ एन इफ़ स्टेटमेंट that is the target of another if or else. Nested if statement means an if statement inside an if statement. Yes, Java allow us to nested if statement within if statement. That is, we can place an if statement inside another if statement. Java हमें यह allow करता है कि हम एक if statement के अंदर दूसरे if statement को यूज़ कर सकते हैं, है ना। एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर यदि हम दूसरा इफ़ स्टेटमेंट लगाते हैं तो वो कहलाता है नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। क्लियर। अब हम इसको भी इसके सिंटैक्स और इसके फ्लो चार्ट से समझते हैं। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखिए। इफ़ कंडीशन कोड एग्जीक्यूटेड, इसके अंदर हमने दूसरा इफ़ लगाया, कंडीशन दी, उसके नीचे उसका कोड एग्जीक्यूट किया, इसको बंद किया। हम चाहते तो इसके नीचे तीसरा इफ़ कंडीशन भी लगा सकते थे और उसके नीचे का कोड को एग्जीक्यूट करा सकते थे, और एंड ये कर्ली ब्रेसेस से हमारा ये इफ़ स्ट्रक्चर एंड हो जाएगा। क्लियर। अब इसको हम फ्लो चार्ट से समझते हैं। ठीक, यह हमारी कंडीशन टेस्ट हुई, यहाँ से हमारा इनिशिएट हुआ, यहाँ से ये स्टार्ट, ये रहा स्टार्ट, ठीक है। अब यदि कंडीशन ट्रू है तो ये वाली कंडीशन टेस्ट होगी, और फॉल्स है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होके हम बाहर चले जाएंगे, ठीक है। और यदि ट्रू है तो ट्रू होने पे ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी,
और यदि फॉल्स है तो इसके बाद वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, और ये एग्जीक्यूट होने के बाद भी हम बाहर चले जाएंगे। ठीक है, ये था नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। मतलब यहाँ एक बार हमने कंडीशन टेस्ट करी, इसके बाद यहाँ दूसरा इफ लगा के कंडीशन टेस्ट करी। समझ में आया कि ये हमने एक इफ स्टेटमेंट लगाया है, उसके बाद हमने यहाँ पे ये दूसरा इफ स्टेटमेंट लगा दिया है, तो ये कहलाता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। एक बार ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन करी, यदि इसका रिजल्ट ट्रू है तो उस पर हमने दूसरा टेस्ट कंडीशन लगा दी, और यदि फॉल्स है तो हमने जो ब्लॉक एग्जीक्यूट कराना था वो करा के हम बाहर हो गए, है ना। अब यदि ये वाली कंडीशन भी नेस्टेड यानी दूसरे इफ स्टेटमेंट की कंडीशन यदि ट्रू हुई तो ये, और फॉल्स हुई तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होके हम बाहर आ जाएंगे। ये कहलाता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो कहलाता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब हम इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से भी देखते हैं। ठीक है, इफ आई इज इक्वल टू 10, आई की वैल्यू 10 है। इफ आई इज लेस देन 15, आई यदि 15 से छोटा है तो ये हमने प्रिंट करा दिया आई इज स्मॉलर देन 15। अब हमने दूसरी कंडीशन लगाई, इफ आई इज लेस देन 12, यदि आई 12 से लेस देन है, छोटा है, ट्रू हुई कंडीशन तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा कि हाँ ये 12 से भी छोटा है आई की वैल्यू, और यदि फॉल्स हुई तो यहाँ पे ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा कि ये 15 से बड़ा है। इस इफ़ के अंदर ये पहला इफ़ है, इस इफ़ के अंदर हमने ये दूसरा इफ़ लगाया है, तो ये कहलाता है नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट। समझ में आया। इसके बाद हमारा आता है इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। यहाँ पे इफ़ एल्स के साथ हम मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं, मल्टीपल चॉइस दे सकते हैं। ये भी हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट की तरह ही काम करता है, बट डिफरेंस ये है कि इसमें हम कई सारी कंडीशन स्टेटमेंट दे सकते हैं। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं बेटा। These statements are similar to the if-else statements. The only difference lies in the fact that each of the else statement can be paired with a different if condition statement. This renders the latter as a multiple choice option for the user. As soon as one of the if condition evaluated to true, the evaluated code is executed and the rest of the ladder is ignored. यहाँ पे हम इफ़ के अंदर मल्टीपल कंडीशंस देते जाते हैं। हर कंडीशन के साथ हमारा एक कोड लिखा हुआ है जो एग्जीक्यूट होगा। जहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू होती है वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, और उसके बाद के सारे कोड को हम इग्नोर करके बाहर आ जाते हैं। ये कहलाता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इसको इफ़ एल्स लैडर के नाम से भी जाना जाता है। हम इसका सबसे पहले सिंटेक्स देखते हैं और फ्लो चार्ट देखते हैं। ठीक है, ये हमने लगाया इफ़ स्टेटमेंट, ये हमने एक कंडीशन दी इफ़ स्टेटमेंट, यहाँ पे हमने एक एग्जीक्यूटेड कोड लिखा हुआ है। एक्सप्रेशन ट्रू हुई तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो वो एल्स इफ पे जाएगा। फिर हमने कंडीशन लगाई, यदि कंडीशन ट्रू हुई तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद हम फिर से एल्स इफ लगा सकते हैं, मल्टीपल एल्स इफ लगा सकते हैं। हर एक कंडीशन टेस्ट होती जाएगी और ट्रू होगा तो उसके नीचे लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर ये सारी चीज़ें फॉल्स हैं तो वो एल्स के बाद एक डिफ़ॉल्ट कोड लिखा रहता है, वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और हम इसके बाहर आ जाएंगे। मतलब इसमें मल्टीपल कंडीशंस टेस्ट करने को हम दे सकते हैं। इसको हम फ्लो चार्ट से समझते हैं बेटा। यहाँ से हमारा इफ़ स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ, हमने कंडीशन 1 दी, कंडीशन 1 ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होके हम बाहर आ जाएंगे। यदि कंडीशन फॉल्स है तो हम दूसरी कंडीशन टेस्ट करेंगे, और यदि ये दूसरी कंडीशन ट्रू है तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और हम बाहर आ जाएंगे। इसके बाद हम कंडीशन 3, 4, 5 भी दे सकते हैं। यहाँ डायग्राम में मैंने आपको शो नहीं करी है, यहाँ हमारे ऊपर है, हम कंडीशंस और आगे भी दे सकते हैं। और यदि सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी तो हम सीधे बाहर ये डिफ़ॉल्ट कोड पे आ जाएंगे। तो ये कहलाता है हमारा नेस्टेड इफ़ या इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। इसको क्या बोलते हैं? इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट या एल्स इफ लैडर के नाम से भी इसको जाना जाता है। आओ हम इसको एक प्रोग्राम से देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमने दिया इंट आई
int a is equal to 30, b is equal to 30. If b is greater than a, यदि b a से बड़ा है तो प्रिंट हो जाएगा b is greater. Else a is greater than b, यदि a b से बड़ा है तो प्रिंट हो जाएगा a is greater. Else both are equal. ये दो कंडीशन टेस्ट हुई, यदि दोनों ही गलत हैं तो हमारा प्रिंट हो जाएगा कि दोनों चीज़ें बराबर है. यदि a बड़ा नहीं है b से और b बड़ा नहीं है a से तो फिर एक ही कंडीशन बनती है बोथ आर इक्वल. तो ऑटोमेटिकली ये हमारा प्रिंट हो जाएगा बोथ आर इक्वल. ये हमारे इसका आउटपुट आएगा. क्लियर. अब हम बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट की, जो कि हमारा 4th नंबर का स्टेटमेंट है. स्विच स्टेटमेंट. स्विच स्टेटमेंट हमें ये कंडीशन देता है कि हमारे पास मल्टीपल चॉइस हैं, उसमें से एक चॉइस का कोड एग्जीक्यूट होता है और वो चॉइस कहाँ से सिलेक्ट होती है, हमारे एक्सप्रेशन से. मतलब हम जो कंडीशन देंगे उस कंडीशन से जो हमारी वैल्यू मैच होगी वो डायरेक्टली उसी के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, बाकी सबको इग्नोर कर देगा. ठीक है. इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. द स्विच स्टेटमेंट इज अ मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट. It provides an easy way to dispatch execution to different parts of code based on the value of the expression. Basically, the expression can be byte, short, char, and int primitive data types. Beginning with JDK7, it also works with enumerated types, the string class, and wrap classes. हमारा स्विच स्टेटमेंट मल्टी ब्रांच स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है. स्विच स्टेटमेंट एक मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट भी कहे जाते हैं. ये स्टेटमेंट हमारे केबल और केबल जो हमारी वैल्यू है उससे कंपेयर होके उसी के पर्टिकुलर टेक्स्ट को ही एग्जीक्यूट करती है, बाकी टेक्स्ट को इग्नोर कर देती है. कैसे, हम इसका सिंटैक्स और इसका फ्लो चार्ट देखते हैं, हमें उससे समझ में आएगा कि ये कैसे एग्जीक्यूट होता है. सबसे पहले हम सिंटेक्स की बात करें. यहाँ हमने लिखा स्विच, यहाँ हमने वेरिएबल दिया या कंडीशन एक्सप्रेशन कुछ भी दी. केस वन के बाद ये हमारा कोड एग्जीक्यूट हुआ और ये हमारा ब्रेक हो गया. ठीक है. केस 2, ऐसे ही हम नेक्स्ट केस 2 देंगे. ऐसे अप टू केस n हम कितने भी केसेस यहाँ दे सकते हैं और हमेशा हर केस के नीचे हम एक कोड देंगे और फिर ब्रेक लगाएंगे. यदि वो इनमें से किसी भी केस से मैच नहीं होगा तो हमारा ये डिफ़ॉल्ट केस रहेगा, इसके नीचे का वो उसको कोड को एग्जीक्यूट करके ब्रेक हो जाएगा और हमारा स्विच स्टेटमेंट बाहर आ जाएगा. क्लियर. तो यहाँ क्या है, हम हर एक केस के साथ एक स्टेटमेंट दे रहे हैं जो हमारा केस के साथ एग्जीक्यूट हो सकता है ना. इसका फ्लो चार्ट देखिए. ये रही हमारी स्विच एक्सप्रेशन. स्विच एक्सप्रेशन के बाद हमने केस 1 दिया, कंडीशन ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट करो और बाहर हो जाओ, है ना. इसके बाद हमने केस 2 दिया, कंडीशन ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट करो और बाहर. इसके बाद मल्टीपल कंडीशंस हम दे सकते हैं और यदि हमारी सारी कंडीशन फॉल्स हैं तो हम सीधे यहाँ बाहर एंड वाले स्टेटमेंट पे आ जाएंगे. ये कहलाता है हमारा स्विच स्टेटमेंट. इसको हम एक प्रोग्राम से फिर से समझते हैं. हमने यहाँ दिया स्विच ए. ठीक है. स्विच ए केस 1 दिया. केस 1 में हमने प्रिंट किया यू चूज़ 1. ठीक है. केस 2 में हमने दिया यू चूज़ 2. केस 3 में हमने दिया प्रिंट करो यू चूज़ 3. केस 4 में हमने 4, 5 और डिफ़ॉल्ट हमने दिया इनवैलिड चॉइस. तुमने जो वैल्यू एंटर करी है वो इनवैलिड चॉइस है. मतलब यहाँ यूज़र से हम वैल्यू मांगेंगे. यूज़र यदि 1 से 5 के बीच में वैल्यू एंटर करेगा तो आपको प्रिंट हो जाएगा यू चूज़ 1, 2, 3. जो यूज़र एंटर करेगा, यूज़र ने 3 एंटर किया, ऑटोमेटिकली एक ही वैल्यू 3 हो जाएगी. वो देखेगा यहाँ 3 पे जाएगा और यहाँ पे जाके वैल्यू को यू चूज़ 3 प्रिंट कर देगा. ठीक है. और यदि 1 से 5 के बीच में यूज़र ने कुछ भी एंटर नहीं किया तो वो डिफ़ॉल्ट आपको एक मैसेज प्रिंट करेगा इनवैलिड चॉइस, एंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 5. ओके. तो ये क्या कर रहा है, जो भी यूज़र ने वैल्यू दी है, यूज़र ने जो वैल्यू दी है उस वैल्यू को हर एक केस से मैच कर रहा है और जहाँ केस से उसको वैल्यू मैच हो रही है वो उसके नीचे के स्टेटमेंट को रन करके बाहर हो रहा है. ठीक है. तो स्विच स्टेटमेंट किस तरीके से काम कर रहा है समझ में आया? नहीं आया हो तो आप फिर से मेरे से स्कूल में आके इस स्टेटमेंट को समझ सकते हैं. क्लियर. अब हम देखते हैं हमारे बुक का ये लास्ट स्टेटमेंट है इस टॉपिक का, दैट इज़ कंडीशनल ऑपरेटर.
कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं और इस ऑपरेटर का यूज़ हम इफ़ स्टेटमेंट को रिप्लेस करने के लिए करते हैं। द कंडीशनल ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज द टर्नरी ऑपरेटर. This operator consists of three operand and is used to evaluate Boolean expression. The goal of the operator is to decide which value should be assigned to the variable. The operator is written as conditional operator. ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर के रूप में भी जाना जाता है। इस ऑपरेटर में 3 ऑपरेंड होते हैं और इसका उपयोग बूलियन अभिव्यक्तियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। ऑपरेटर का लक्ष्य तय करना है कि कौन सा मान चर को सौंपा जाना चाहिए। समझ में आया? इसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। इसका सिंटेक्स देखो, वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, ये है हमारा ऑपरेटर। ठीक है, वैल्यू इफ़ ट्रू, वैल्यू इफ़ फॉल्स, ये ऑपरेटर हमारे इफ़ स्टेटमेंट को रिप्लेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी के साथ हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, डिसीजन स्ट्रक्चर या कंडीशन स्ट्रक्चर, ये ख़त्म होते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में है लूप स्टेटमेंट, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।